हाय एवरीवन, स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मेडिवल हिस्ट्री की थर्ड क्लास है। प्रैक्टिस सीरीज हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। लगाया नहीं पूछा। एक तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को देखो, ये नहीं वाली चीज जरूर देखना, इसको पहले ही अंडरलाइन कर दिया करो। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं को तुरंत अंडरलाइन कर दो, क्योंकि कई बार जब हम एग्जाम का स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है ना, तो नहीं वाला ऑप्शन भूल ही जाते, कौन कौन सा कर लगा है जल्दी जल्दी देख के, और कुछ भी टिक हम कर देते हैं। तो ये इसीलिए मिस्टेक सबसे होती है, हमसे भी होती है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। खराज, गरी, किस्मत एक होती, चराई। इनमें से आपको देखना है कौन सा कर नहीं लगाया। तो राइट आंसर जो इसका जाएगा वो है किस्मत ए खोती कर इसने नहीं लगाया, उल्टा इसने बंद किया था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 27 कर लगाए। ठीक है, उनमें से 23 कर के अलावा 4 कर तो वो थे जो इस्लाम जिसको मानता है, बाकी इसकी अपनी मर्जी के करते जो भी इनको जरूरत लगी थी। ठीक है, अब 23 करों में जो चराई कर था, ये भी था। चराई कर कौन सा होता है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन पर लगाए जाने वाला टैक्स होता है। ठीक है, गरी कर जो है घरों पर लगाए जाने वाला कर था। बच्चा कौन सा भाई आपका, किस्मत था। खराज जो भूमि पर जो गैर मुसलमान होते हैं उनकी जमीन पर लगाया गया टैक्स होता है, उनकी खेती पर लगाया गया टैक्स होता है खराज। बचा क्या आपका, किस्मत एक खोती। ये किस्मत एक खोती जो टैक्स है, ये कौन लेते थे, ये जमींदार लिया करते थे। ठीक है, पहले से ही जो जमींदार लोग होते थे, जिसमें आपका कौन रहेगा, खुद है, मुकद्दम है, मुकद्दम है, ठीक है, देश पांडे हैं, चौधरी, ये वाले जो लोग थे, ये दो तरह के टैक्स लेते थे किसानों से। कौन सा था, किस्मत एक होती, किस्मत ए खोती, और एक हकूक एक होती, हकूक या हक के खोती, हकूक के खोती। ये दो तरह के जो टैक्स थे ये लिया करते थे। किससे लेते थे भैया, किसानों से। किस्मत एक खोती जो टैक्स है वो 2.5% लिया जाता था, और ये वाला जो टैक्स है वो 10% लिया जाता। टोटल जो इनका टैक्स होता था वो 12.5% ही लेते थे। किससे लेते थे, किसानों से। ये कहते थे कि किस्मत है हमारा, हमारी किस्मत है कि भाई हम तुमसे टैक्स ले रहे हैं, हम बड़े जमींदार हैं, तो हमें किस्मत के बदले भी टैक्स चाहिए, कि भगवान ने हमें ये नवाजा है, हमारी किस्मत बढ़िया है, तो हमारा किस्मत एक होती टैक्स है 2.5%। बाकी जो हक है हमारा, जो हमें लेना है टैक्स, वो तो है ही 10%। तो दोनों टैक्स लिया करते थे, और ये टैक्स किसने बंद कर दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ये टैक्स जो है बंद कर दिया था। और इनको कहा था, जो खुद मुकद्दम देश पांडे है, भाई तुम टैक्स तो क्या लोगे, उल्टा जो तुम्हारे पास जमीन है ना उसका टैक्स भी मुझे दोगे। ठीक है, तुम किसानों से ना किस्मत एक खोती ले सकते, ना हकूक एक खोती ले सकते, जो आपके पास जमीन है उसका टैक्स उल्टा मुझे दोगे। तो ये किस्मत एक खोती जो टैक्स है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया था। हकूक एक खोती ये भी बंद किया था, लगाया नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जाएगा किस्मत एक होती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजशेखर के नाम के दो जैन विद्वान, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है राजशेखर के साथ, इसमें जो दूसरे वाला है वो इसमें जम्बूसी। ठीक है, जीनसूरी, जीनसूरी, जीनसूरी जो है इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। दो जीनसूरी और राजशेखर नाम के दो विद्वान थे, वो कहां पर थे। ठीक है, बलबन के टाइम में, मोहम्मद शाह के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, या गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में। तो जो जिनसूरी और राजशेखर है वो दोनों के दोनों किसके टाइम में थे, राइट आंसर जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो स्पेशली हिंदू त्योहारों में भी जो त्योहारों में भाग लेता था। होली वाला त्योहार है उसमें स्पेशली वो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद जो जिनसूरी है, जम्बूश्री है, राजशेखर है, ये जैन संत है, इनके साथ उसके अच्छे संबंध थे। जो जिन सूर्य है इसके साथ तो वो वार्तालाप, रात रात भर वार्तालाप भी किया करता था, और 100 गायें इसको दान में दी थी।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जिनसूरी को 100 गाय भी दान में दी थी। राजशेखर के साथ भी इसके अच्छे संबंध रहे हैं और जम्बूश्री के साथ भी इसके अच्छे संबंध रहे हैं। उसके साथ उसने क्या किया था, उपहार वगैरह उसको दिया था। तो हिंदू कल्चर में ये काफी सारा इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। राजशेखर और जिनसूरी दो विद्वान इसी के टाइम में थे। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हमारा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाएगा? एज्जा लिखा आता है या फिर अजीज, अजीज भी लिखा आएगा। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो ये जो एज्जा वर्ड विदेशियों के लिए यूज किया वो किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर अजीज बोल सकते हैं। इब्न बतूता को भी इसने अजीज की उपाधि दी है या अजीज कहकर पुकारा है। तो ये अजीज वर्ड या एज्जा वर्ड किससे संबंधित है? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था इस शब्द को, और ये जो विदेशी होते थे उनको एज्जा या अजीज की तरह वेलकम करता था, ये बोलकर उनका स्वागत ये करता था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द का अपने नाम के साथ प्रयोग किया है, जोड़ा था? ठीक है, सबसे पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो आपका था ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, देखिए लास्ट खिलजी वंश का लास्ट शासक था खुसरो शाह। ठीक है, वो एक हिंदू माता से उत्पन्न था। वो क्या करता था, उसने अपना जो धन है वो बहुत सारा धन बांटा, सूफी संतों को, सैनिकों को उसने बहुत सारा धन अपना बांट दिया था, और वो धन को बांटे जा रहा था, खजाना पूरा उसने खाली कर दिया था। इस्लामिक जो लोग थे उनको खतरा हुआ और उसके बारे में कहा गया भाई इसकी जल्दी से जल्दी इसको गद्दी से हटा दिया जाए। ठीक है, खुसरो शाह को गद्दी से हटाने के लिए ग्यासुद्दीन तुगलक को बुलाया गया, जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। ये गाजी की उपाधि धारण किए हुए था। ठीक है, तो इसको बुलाया गया, इसने खुसरो शाह की हत्या की और कहा, ये नारा भी दिया, इस्लाम खतरे में है। ये किसकी स्टेटमेंट थी? ग्यासुद्दीन तुगलक की। फिर इसने खुसरो बेटा इसने फिर क्या किया था, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद फिर इसने ये कहा भी कोई खिलजी शासक है जो गद्दी पर बैठना चाहे, इंटरेस्टेड हो, कोई वंश का ऐसा खिलजी का जो बैठना चाहता हो, तो मैं नहीं बैठूंगा, वो बैठ सकता है। फिर सबने कहा, अमीर है तुर्क, सबने कहा ना जी आप ही भले इंसान हो, आप ही बैठिए। तो इस गियासुद्दीन तुगलक को ही गद्दी पर बैठाया गया था, और यही वो पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम। बलबन की जो उपाधि मेन पूछी जाती है वो उलुग खां की पूछी जाती है। उलुग खां, बलबन की कौन सी पूछी जाती है? उलुग खां की उपाधि पूछी जाती है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? पूरा नाम था मलिक काफूर। ये कौन था? ये किन्नर था। ठीक है, जो मलिक काफूर है ये क्या था भाई? एक किन्नर था ये। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये कहाँ से मिला था? अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है उसका पहला बयान कहाँ पर होता है? गुजरात में। पहला अभियान गुजरात में होता है। जब वो गुजरात में जाएगा अभियान करने के लिए, तो वहां पर किसको भेजता है? नुसरत खां को भेजता है और उलुग खां को भेजता है, अपने भाई की, उसको अपने भाई के अल्बास को उसने उपाधि दे रखी थी उस बाग को, उलुग खां की। उन दोनों को भेजता है। तब वो नुसरत खां आ जाएगा, उसे कैबे खंबात में किन्नर मिलता है, वो उसको खरीदता है, जिसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी भी कहा गया है, मलिक काफूर उसका नाम था, और इसको 1000 दिनार में खरीद कर अपने साथ ले जाया जाता है। ये काफी अच्छा योग्य सेनापति रहा है। दक्षिण के जितने भी अभियान रहे थे वो उसके साथ रहता है। मोस्टली अभियान को जो क्रेडिट मिलता है वो मलिक काफूर को ही मिलता है। ठीक है, गुजरात, गुजरात के बाद जो इसका सेकंड अभियान था अलाउद्दीन का, वो रणथंबोर था। रणथंबोर में जो शासक था वो कौन था? हमीर देव। ठीक है, हमीर देव था। रणथंबोर का जो शासक रहेगा सेकंड, पहला गुजरात चला गया। ठीक है,
गुजरात में अच्छा खासा इसने जो नुसरत खां है और जो दूसरा सेकंड नंबर पे जो उलूग खां है, उन्हें काफी यहाँ लूट पाट की, खूब सारा धन यहाँ से इकट्ठा किया। और देवल देवी को यहाँ से गिरफ्तार, देवल देवी को नहीं, उसकी जो माँ है उसको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए थे, और देवल देवी यहीं रह गई थी। बाद में खिजर खान को इससे प्यार हुआ था, तो खिजर खान ने कहा था कि मुझे देवल देवी चाहिए, तो उसके बाद फिर इनकी दोबारा लड़ाई झपट वगैरह हुई थी। ठीक है, गुजरात। उसके बाद रणथंबोर। रणथंबोर का जो अभियान रहेगा, इसका शासक था हम्मीर देव। ठीक है, और जो इसकी पत्नी थी वो थी रणमाली या रंगमाली। ठीक है, रणमाली, और कहीं के लिखा होता है रंगमाली। अब इसमें हमें क्या याद रखना होता है, रणथंबोर में मेन चीज हमें क्या याद रखनी होती है, मेन पॉइंट हमें याद रखना होता है, जो जौहर के प्रथम साक्ष्य है ना, जौहर के प्रथम साक्ष्य वो यहीं से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो देता है, इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो देता है। रणमाली या उसकी जो भी बहन बेटी सब थी, उन्होंने जौहर लिया था, और इन्होंने जो व्यक्ति आदमी थे ना, जेंट्स थे, उन्होंने साका लिया था। ठीक है, इन्होंने जौहर लिया, उन्होंने साका वर्ड का प्रयोग भी यही हुआ है। साका का मतलब जब तक हम मर नहीं जाते, युद्ध करते रहेंगे, और जब तक मुझे कहीं छुपेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, हम लास्ट में मर ही जाएंगे। तो जो औरतों ने जौहर लिया था, और जो पुरुष थे उन्होंने साका लिया था, और इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, इसका तो राइट आंसर आपका इसका गुजरात है। मलिक काफूर कहाँ से मिला था आपको, ये मिला था गुजरात से। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। गुलामों का गुलाम मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। देखिए, सबसे पहले आपका मोहम्मद गोरी है, वो किसी का गुलाम नहीं था, उसके चार गुलाम थे। कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला गुलाम, दूसरा गुलाम बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी, इस बोर्ड पे नहीं लिखा जाता इसलिए ये लेना। मोहम्मद गोरी है, उसके चार गुलाम थे। पहला जो रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड जो गुलाम है उसका बख्तियार खिलजी। थर्ड जो गुलाम रहेगा इसका यल्दोज, और जो फोर्थ रहेगा इसका कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। इसको वो अपना कौन से वाला एरिया दे गया था, दिल्ली वाला एरिया, दिल्ली और लाहौर वाला जो एरिया है। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का, बंगाल बिहार का, इसको गजनी का एरिया देके गया था। ठीक है, और जो कुबाचा है, कुबाचा को कौन से वाला देके गया था, जो आपका मुल्तान दीपालपुर वाला, दीपालपुर। ठीक है, तो ये इसके चार गुलाम थे। ठीक है, ये याद रखने हैं। बल जो इल्तुतमिश था वो किसका गुलाम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो ये इसका गुलाम और ये इसका गुलाम, तो गुलामों के गुलाम का गुलाम, ये इसका गुलाम तो एक गुलाम, गुलामों का गुलाम दूसरा, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो इल्तुतमिश आएगा। बाकी ये तीनों गुलाम शासक ही है, गुलाम वंश के शासक ही है। ये गुलामों का गुलाम पूछा हुआ है, गुलाम शासक तीनों ही है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पे बीच में आराम से आया था कुछ दिन के लिए, फिर बलबन रजिया के बाद आया था काफी बाद। तो राइट आंसर इसका डी है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट में आ जाए तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ऐसा नहीं है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। यल्दौज के साथ उसका युद्ध जरूर हुआ था, पर मृत्यु नहीं, इसके तो कभी की युद्ध यल्दौज के साथ वो हुआ ही नहीं था, कभी युद्ध हुआ ही नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इनके साथ और वैवाहिक संबंध बना के रखे थे, युद्ध नहीं हुआ था। इल्तुतमिश का युद्ध हुआ था, जिसको त्राइन की तीसरी लड़ाई बोली जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड के किले कालिंजर पर घेरा डाल के, ये भी गलत है। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व के गिरने से, मतलब घोड़े पर बैठकर चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी, या कहीं पर लिखा होता पोलो, पोलो खेलते हुए।
जैसे घोड़े पर बैठे वो हॉकी टाइप सा होता है, उससे बॉल को ऐसे ऐसे लेके और उसमें पिलर में डालना आ जाता है ना, तो वो वाला गेम जो पोलो या चौगान खेलते हुए जैसे झुक के वो कर रहा था तो धड़ाम उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? कौन सा काल था भाई, किसका टाइमिंग था जिसके काल में खालिसा भूमि जो है बहुत ज्यादा फैल जाती है, मतलब ज्यादा एरिया खालिसा भूमि के अंदर में जाता है? तो वो कौन सी भूमि थी? ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा तुगलक। तो खालिसा भूमि किसके काल में सबसे ज्यादा थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में थी। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने सबसे पहले तो इक्ता व्यवस्था को बंद कर दिया। जो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की हुई थी, उसने जो किया हुआ था, जो गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र को 200 खंडों में बांटा हुआ था, और वो जो इक्ताएं दी जाती थी वो सैनिकों को या जो भी पदाधिकारी होते थे उनको दी जाती थी, वो व्यवस्था इसने बंद कर दी थी। ठीक है, इक्ता बंद कर दी। ठीक है, जो बहुत पुराने टाइम से इक्ता किसी पर भी गई हुई है, सैनिकों पर, अधिकारी पर, अगर वो मर गए हैं तो वो इक्ताएं उनसे छीन ली जाती थी। उन्होंने तो क्या हुआ था, किया था, वंशानुगत की हुई थी, वो नहीं तो फिर उसके बेटे, बेटे नहीं तो बेटे, ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। पर अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारी की सारी भूमि खालिसा भूमि में डेवलप कर दी थी। उसके बाद जो दान में दी गई भूमि थी, ठीक है, मिल्क मिल्क है, इक्ता, ये सारी दान की जो भूमियां हैं वो भी क्या कर ली थी इसने, छीन कर खालिसा भूमि में डेवलप कर दी थी। अभी खालिसा भूमि क्या होती है कि जिसका सारा टैक्स राज्य के पास जाए, केंद्र के अधीन जाए, उसको खालिसा भूमि कहते हैं। जैसे हम कुछ और खेती है, किसान कर रहे हैं उस पे, कुछ किसानों के पास जा रहा है, कुछ जमींदारों के पास जा रहा है, पर जो खालिसा भूमि है उसका सारा जितना भी उपजाऊ होता है वो सारा सेंटर के अंदर जाता है, तो ये खालिसा भूमि कही जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सारी भूमि खालिसा, बहुत ज्यादा परसेंट एरिया जो खालिसा भूमि के अंदर चला गया था। तो ये है राइट आंसर आपका, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आप बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? जजिया तो लगा ही रहे हैं कर, पर ब्राह्मणों पर भी लगा रहे हैं, वो कौन है? देखिए, आपका राइट आंसर जो जा रहा है वो फिरोजशाह तुगलक है। फिरोजशाह तुगलक ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कोई ऐसी कट्टरवादी नीति नहीं अपनाई थी, ठीक है, कि वो हिंदुओं के साथ कोई स्पेशली नफरत करे। ना ही बलबन ने हिंदू वाला कोई, बलबन ने राष्ट्र सिद्धांत में अपनी तानाशाही जरूर दिखाई, पर हिंदुओं के साथ इतना उसने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। ना ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने पार्शलिटी की, इतने ज्यादा किया, पर जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। तो जो ब्राह्मणों पर कर लगाया था वो फिरोजशाह तुगलक ने लगाया था। और ये नीति, ये इसका माइंड जो चेंज हुआ था कब हुआ था, जब ये सलार गाजी की दरगाह पर जाता है बहराइच में, वहां पर जाएगा, वहां से वापस आता है, इसका जो माइंड है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि मुझे स्पेशल जो चीजें लागू करनी है ना, वो इस्लाम की ही लागू करनी है, जो इस्लाम में अच्छा है, प्लस पॉइंट है। तो इसने वहां से आने के बाद सबसे पहले महल की जो भित्ति चित्र, जो पेंटिंग होती है, उनको छुटवा दिया। जो बर्तन है सोने चांदी के, उनको पिघलवा दिया कि भाई ये हमारे इस्लाम धर्म में नहीं है। उसके बाद जो महिलाएं हैं मज़ारों पर जाती थी, उनका जाना बंद करा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने जो टैक्स है वो किस पर लगा दिया, ब्राह्मणों पर टैक्स लगा दिया। इसके लिए काफी बगावत भी हुई, हिंदुओं ने काफी ये भी किया, वो किया कि भी नहीं ब्राह्मणों पर मत लगाओ, हिंदुओं पर लगाया वो अलग बात है, पर ब्राह्मणों पर मत लगाओ। पर इसने ये चीज नहीं मानी। कुछ जगह तो ऐसी थी, हिंदुओं ने अपनी तरफ से टैक्स दिया ब्राह्मणों का भी, भाई इनको वो, क्योंकि उनको बहुत मानते थे। तो राइट आंसर है फिरोजा तुगलक। हालांकि इसका खुद का वजीर जो था, खुद का खाने जहां, वो एक ब्राह्मण ही था और सारी पावर उसके हाथ में थी, फिर भी इसका जो मेन, वो मानता नहीं था किसी की भी, और अपनी इच्छा से ही, अपने धर्म के हिसाब से ही चलता था। तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? बेटा बंद कर दे, ठंडा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। ठीक है,
तो कौन था भाई आपका, जब तैमूर के आक्रमण होते हैं भारत में और जब ये वापस जाता है तो ये अपना सारा का सारा लाहौर दीपालपुर वाला जो एरिया है और दिल्ली वाला एरिया है वो सैयद मतलब खिजर खां को दे जाता है। और खिजर खां जो वंश की स्थापना करता है वो सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये सैयद वंश, तैमूर के बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद आता है आपका लोधी वंश। ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में शासन स्थापित हो रहा है, राज स्थापित हो रहा है, वो है आपका सैयद वंश। और कौन स्थापित करेगा इसको, खिजर खां। ये खिजर खां को ही अपना जो प्रशासन है संभालने के लिए दे जाता है, लाहौर दीपालपुर मुल्तान सारा एरिया और दिल्ली वाला एरिया भी। ठीक है, और खिजर खां जब गद्दी पर बैठता है वो स्पेशली जो भी टैक्स है वो इसके बेटे शाहरुख को, तैमूर के वंश शाहरुख को वो टैक्स टाइम टाइम पर भेजता रहता है। वो कभी भी खुल के शासन नहीं करता, वो एक तरह से अधीनता से ही शासन करता है। राइट आंसर सैयद वंश। जवाबीद का संबंध किससे होता है, जवाबीद क्या होता है, तो जवाबीद होता है जो राज्य के कानून होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाबीद होते हैं राज्य के कानून, राज्य से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं उनको जवाबीद कहा जाता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से शासक ने क्या क्या शुरू किया, कौन कौन सी नीति शुरू की। तो फिरोज शाह तुगलक आपको सभी को पता है, उसने बहुत सारी नहरें, नहरों की शुरुआत बोले तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने, पर बहुत सारी नहरों का जो जाल बिछाया, बहुत सारी नहरें हैं, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। बलबन ने सिजदा, पाबोस, नौरोज। सिजदा क्या होता है, हाथ जोड़ के सर को ऐसे झुकाना। ठीक है, पाबोस मतलब पैरों में लेट जाना, पैरों को चूमना। ठीक है, उसके बाद नौरोज, ये एक ईरानी उत्सव है जो 9 दिन तक मनाया जाता है, तो ये है आपका नौरोज। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बचा कौन, जहांगीर तो आपको सभी को पता है, सर थॉमस रो, और खिलजी दीवान ए रियासत वाला विभाग इसने बनाया था। तो राइट आंसर आपका ए का सेकंड। तो ए का सेकंड किस में जा रहा है भाई आपका, स्प्रिंट तो नहीं हो गया, ए का सेकंड, ए में सेकंड, सेकंड तो किसी चीज में नहीं आ रहा है भाई, ये मिसप्रिंट है, ये जो ऑप्शन है वो गलत ऐड हो रखे हैं, ऑप्शन गलत है, ए का सेकंड कहीं भी नहीं है, सीधा ए में सेकंड, ओ सॉरी ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड ये रहा, राइट। राइट आंसर है ये वाला, ए के थर्ड से एक ही ऑप्शन जा रहा है जो मैच हो रहा है, ए का थर्ड यही है। और फिर उसके बाद बलबन का नौरोज है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का दीवान रियासत है, और जहांगीर का सर मसरूर। इसने जो फिरोज शाह तुगलक ने है 11 नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, उसने 5 नहर जो इंपॉर्टेंट है वो हमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये नहरों का इसने जो है प्रयोग शुरू किया था। और फिर उसने सिंचाई टैक्स भी, सिंचाई पर भी कर लगाया था, भाई मैंने नहरें बनवाई है, मेरा कुछ तो हक बनता है कि मैं टैक्स भी लूँ, तो सक ए हर्ब जो टैक्स है इसने लिया था। ठीक है, सिंचाई कर उसको बोलते हैं, सक ए हर्ब टैक्स इसने लिया था, ये सिंचाई करते हैं। पहला दिल्ली का पहला सुल्तान है ये, बहुत सारे कार्य जो पहला पहले करता है, जो दिल्ली का पहला सुल्तान जो सिंचाई कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल और उनकी ऐतिहासिक कालक्रम। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खां था। किसने स्थापित किया था, मतलब क्यों स्थापित हुआ था, तैमूर ने इनको अपना जो भी एरिया था वो दे दिया था और फिर उन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद का मतलब होता है सैयद, जैसे सैयद वर्ड बोलते हैं ना, सैयद कि उसको पूजनीय मान रहे, सैयद भी हमारा सैयद है, ऐसे करके इन्होंने वंश बनाया था। तो ये है आपका, इसके अंदर कौन सा है पहले नंबर पे, तो सीधा खिजर खान ये संस्थापक रहेगा, फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे था मुबारक शाह, ये रहेगा आपका बी। और उसके बाद आपका रहेगा मोहम्मद शाह, डी। और उसके बाद रहेगा आपका ए। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, सी, सी तो 2 में है, सी के बाद आपका बी वो इसमें है, डी और ए, राइट आंसर आपका जाएगा ये। तो खिजर खां, उसके बाद मुबारक शाह, और उसके बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद आपका अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसाब के नाम से जाना जाता था। अली गुरसाब बहुत बार पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसाब के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन
खिलजी को। बलबन को बहाउद्दीन के नाम से, बहाउद्दीन के नाम से बलबन को जाना जाता है, या बहाउद्दीन बोल सकते हैं आप, या फिर इसकी उपाधि उलुग खां के नाम से भी इसको जाना जाता था। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां, जूना खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको, और जो सिकंदर लोदी है ये निजाम के नाम से जाना जाता है, निजाम, ये निजाम है। मोहम्मद बिन तुगलक जुना खां है, जुना खां। ठीक है, ये गुरशाप है और ये बहाउद्दीन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, दर्शक दीर्घाओं सार्वजनिक उद्यान या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था, चारों ओर संगीत और नृत्य का वातावरण था, इन दावतों पर 1 टका या अधिक खर्च होता था। शेख नासरुद्दीन चिराग ने किसके शासनकाल की बात की? जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है? शेख नासरुद्दीन चिराग ने। संगीत के बारे में, नृत्य का अच्छा वातावरण किसके बारे में? वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने सब चीजें, सब खर्चे रोक टोक लगा दी थी, पर जो संगीत को वो पसंद करता था, संगीत प्रेमी था, तो संगीत की बात आ रही है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, जब तक उसका 40 वर्षों तक का टाइम रहा था, उसने कभी भी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकार और विद्वानों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है? ये बर्नी बता रहा है किसके बारे में? पहली बात तो स्टेटमेंट किसकी है? बर्नी की। किसके बारे में? बलबन के बारे में। बलबन एक निम्न कुल का था, पर अपने आप को उच्च कुल का दिखाता था, अपने आप को अफरासियाब वंश का बताता था। उसे दिखाने के चक्कर में उसको क्या बता, हाई एक बातें ज्यादा फेंकनी पड़ती थी। ठीक है, ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि भाई मैं निम्न कुल के लोगों को बात नहीं कर सकता। जब निम्न कुल के लोग मेरे सामने आते हैं तो मेरा ऐसा मन करता है कि मेरा हाथ मेरी म्यान पर जाता है, जैसे मैं तलवार से इनका सर काट दूं। मतलब उसको ऐसा दिखाता था कि उच्च कुल के हैं, जो कुछ भी है, निम्न कुल का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। तो ये जो दिखावा करता था, ये बलबन करता था। ठीक है, क्योंकि वो ये दिखाता था कि राजत्व जो है, राजा जो है, वो उसका एक अलग ओरा होता है, लोग उससे डरे। जब मैं खड़ा मैं आके बैठूं तो सब खड़े हो जाएं। ठीक है, और सबका एक ड्रेस कोड हो, मेरे आसपास जो अंगरक्षक हो वो ऐसे हो जो एक भयावह रूप बना के रखे। तो इसने पूरा एक ऐसा अपना ओरा बना के रखा था, बलबन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसका दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक का अपना कोई बच्चा नहीं था, अपनी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, उसने ये कहा था कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा मेरे बाद। फिरोज शाह तुगलक उसका चचेरा भाई था। ठीक है, जो एक हिंदू माँ से उत्पन्न था, जिसकी माँ का नाम था बीबी जैला या बीबी नैला नाबी, जो रनमल भट्टी की बेटी रही थी, राजपूत। तो ये कहता कि मेरे बाद मेरा चचेरा भाई बैठेगा। तो ये स्टेटमेंट कौन बताता, किसने बताई है? ये बर्नी। बर्नी कहता है कि भाई इसने अपने सामने ही ये नामित कर दिया था कि फिरोज तुगलक की गद्दी पर बैठेगा। हालांकि हालांकि वुल्जले है इस चीज को मना करता है कि हम इस चीज को नहीं मानते, ये अपने पास से तुमने बनाई है। ठीक है, और ये यहया बिन सरहिंदी, अच्छा इसने नहरों के बारे में अच्छी खासी जानकारी बताई है कि फिरोज तुगलक ने जो नहरें हैं, बहुत सारी नहरों का जाल बिछवाया है इसने। ठीक है, इब्न बतूता जो है, जिसकी बुक का नाम रेहला है, और हफीक है, ये भी किसके काल में था? ये भी आपके फिरोज तुगलक के काल में ही था। ठीक है, और बर्नी भी फिरोज तुगलक के काल में रहा है। निम्नलिखित में से यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय हिंदी संगीत के प्रशिक्षण दिया जाता। मतलब ये स्टेटमेंट कौन बता रहा है कि जो गणिकाएं हैं, युवती है, उनको दरबार में फारसी और भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें भाई बर्नी बता रहा है, ये बात हमें बर्नी बता रहा है। हालांकि देखो संगीत वगैरह की जुड़ी हुई कहानी तो अमीर खुसरो से रिलेटेड है। ठीक है, पर बता हमें कौन रहा है? बर्नी बता रहा है। बर्नी ये बता रहा है कि जो युवतियां हैं, इन सब के लिए अच्छा खासा संगीत था। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अला खिलजी जो है वो क्या था? वो प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था, और उसके काल में बहुत सारे संगीतक थे, और स्पेशली तुर्बती
जो थी वो एक गायिका थी, और उस वो पूरे ईरान की जो संगीतक महिला थी उनकी हेड हुआ करती थी। उसने वहां पे पूरी युवतियों को अच्छी खासे संगीत के लिए एक पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी। तो ये सारी कहानी कौन बताता है? बर्नी बता रहा है, ठीक है। मिनहाज ए सिराज की बुक का नाम है तबकाते नासिरी। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है? वैसे तो सितार आता है, पर तबला भी है उसका। तो इसमें ऑप्शन दो दे रखे हैं, तो हम इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं और इसके साथ भी, पर पहले आप यही करोगे, ठीक है। तबला। वीणा और तंबूरा को जो मिलाकर बनाया गया था वो सितार था। तो इसका बी और डी दोनों ऑप्शन है, और जो जहां भी ये क्वेश्चन आया हुआ होगा तो इसमें सितार ज्यादा माना होगा, नहीं तो दोनों के साथ ये क्वेश्चन जाता है, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार लगाइए। भाई जो दिल्ली में नगर बसाए गए थे, तो ये बताना कि पहले किसका था, सेकंड नंबर पे कौन सा था। तो जहांपना तो आपको पता ही है, मोहम्मद बिन तुगलक का है। सिरी अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक तुगलकाबाद ग्यासुद्दीन तुगलक। खिजराबाद खिजर खां। अब देखिए, ये जो है बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा कि खिलजी वंश पहले है। उसके बाद आपका सी आएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक ए आएगा। उसके बाद आपका डी आएगा। तो बी सी ए डी वाला ऑप्शन ये आपका ये रहेगा, ठीक है। बस वही आपका कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम और क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो देखो, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है मोस्टली एग्जाम में आए हुए हैं, और जब हम टॉपिक को अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय।